अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही मैं हमेशा ही बताती हूँ कि नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब की। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब में आज जो है वो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है इस्लामाबाद में। जी हाँ, और इसमें होगा ये कि तकरीबन 30 से ऊपर लोग बताए जा रहे हैं जो सऊदी अरब का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वो तकरीबन 30 से ऊपर लोग हैं और वो बात करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के क्या चांसेस हैं और किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, हम मानते हैं पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को खास तौर पे देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी कंट्री का डेलीगेशन आता है या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाता है, तो उसके बाद उनके लोगों की हिफाजत भी की जाए और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है वो हिफाजत से रहे और उनको ना सिर्फ ये कि प्रॉफिट हो बल्कि उनका पैसा जो है वो इधर-उधर ना हो, जैसे पहले हमने सी पैक में और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखा। कि सी पैक की अगर हम बात करें तो आसिम सलीम बाजवा का नाम कौन नहीं जानता। तो जी हाँ, खैर आसिम सलीम बाजवा अकेले नहीं थे, यकीनन उनके साथ और लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने करप्शन की और उसके बाद सी पैक का डब्बा गोल हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान बार-बार हर जगह जा जाकर पैसा माँगने में जो है वैसे तो बहुत महारत हो गई है, हम हर जगह जाते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहाँ से पैसा माँगने पहुँच जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त और हमारे बहुत से ऐसे पड़ोसी हैं जिन्होंने जो यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, जो मीडिया में भी आते हैं और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बात कर करके कई बार पाकिस्तान के ये जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करके यकीनन हमें कुछ शर्म दिलाई है और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है उसको यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए और इसी की कोशिशों में हमें लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी कैबिनेट इसी चक्कर में ऐसी कोशिश में लगी है कि किसी तरीके से लोगों को मनाया जाए और उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया जाए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में मुसलसल काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बार-बार भारत के साथ भी ट्रेड दोबारा खोलने की बात की जा रही है। ये और बात है कि बार-बार जब भी हम बात करते हैं कि जी भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, तो उसके साथ ही पाकिस्तान को ही जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से। जो भी लोग बात करते हैं कि जी आप ही लोगों ने बंद की थी ट्रेड। जी हाँ, हम ही ने बंद की थी ट्रेड, लेकिन अब खोलने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना। अगर आप हमारी बातों पे इतना बिलीव करते हैं और इतना चलते हैं, तो जी बंद भी हम ही ने की थी और अब ओपन करने को भी हम ही कह रहे हैं। तो एक बार फिर एक दूसरे को मौका देना चाहिए और एक बार फिर ट्रेड की तरफ यकीनन जाना चाहिए। बहरहाल भारत के साथ तो जब नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद तभी बात की जा सकेगी, इसलिए कि इस वक्त तो वहां पर इलेक्शन फेस्टिवल चल रहा है और अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो खूब जम के एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं। हम देख ही रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है, फिर मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, फिर फवाद चौधरी साहब कुछ कह देते हैं यहाँ से। तो एक फेस्टिवल सा ही चल रहा है जिसे कहते हैं कि सभी एंजॉय कर रहे हैं और यकीनन ये छोटी-मोटी नोक-झोंक या छोटी मोची मोटी तू-तू मैं-मैं जो चल रही है आपस में इलेक्शन के दौरान वो चलती रहनी चाहिए और इससे पता लगता है कि सब लोग एक-दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक-दूसरे को देख रहे हैं, एक-दूसरे की एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान से भी लोग जो हैं वो बात करते हैं और भारत के इलेक्शंस की बात करते हैं और भारत में तो ज़ाहिर है सब एक-दूसरे को देख ही रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, सब एक-दूसरे के बारे में खूब ही बातें कर रहे हैं। और यकीनन जो लोग वो ज़बान समझते हैं हिंदी, उर्दू, वो उस बात को एन्जॉय भी बहुत कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी किसी भी अपनी पॉलिटिकल रैली में खड़े होके जो है वो शुरू हो जाते हैं बीजेपी के ऊपर और बीजेपी जो है वो कांग्रेस को, तो उससे जी हम पाकिस्तानियों का फ़ायदा ये होता है कि दोनों एक-दूसरे का पोल खोल देते हैं और हमारे यहाँ लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ उठाकर जो जिस तरफ होता है वो उस तरफ की बात कर लेता है। ख़ैर इस तरह की चीज़ें चलती रहते हैं जैसे कहते हैं बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के बाद ही भारत के लिए पता चलेगा या भारत के बारे में पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि आख़िर वो तैयार हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए या नहीं। कुछ लोग हाँ करते हैं भारत से और कुछ लोग कहते हैं कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो लोग मीडिया में बात कर रहे हैं या चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, मेरा ख्याल है उनका पॉइंट ऑफ
ऑफ व्यू या उनकी राय इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कि गवर्नमेंट की रखती है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी होगा वही। हम लोग चाहे कुछ भी बात करते रहे, लेकिन जाहिर है होना वही होता है जो पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि भारत के साथ ट्रेड होती है या नहीं होती। बहरहाल हमें इंतजार है और हम यकीनन दुआ भी करते हैं कि कोई हमें पॉजिटिव न्यूज ही मिले। बहरहाल हम अगर सऊदी अरब की तरफ आए तो सऊदी अरब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का डेलीगेशन जैसे आज आ रहा है, अब तक तो शायद आ भी चुका होगा, जिस तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे पहुंच गया होगा। 30 के करीब उनके मेंबर्स बताए जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि वो आकर पाकिस्तान की डिफरेंट फील्ड्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कहां पर करनी है। तकरीबन $10 बिलियन, जी हाँ, $10 बिलियन की बात की जा रही है कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अगर इसी तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान अपने टर्म्स बढ़ाए और उनको इस बात पे राजी कर ले कि जी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो शायद पाकिस्तान ये जो कटोरा लेके घूमता रहता है पूरी दुनिया में, वो घूमना फिरना बंद हो जाए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा कैसे, इसलिए कि कई बार हमने ये भी देखा कि चाहे वो चाइनीज इंजीनियर्स हों, चाहे वो जापानीज नेशनल्स हों, उनके ऊपर अटैक किया गया, चाहे वो श्रीलंकन सिटीजन का वाकया भी कोई भूला नहीं होगा यकीनन। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि वो इस तरह के लोगों को काबू में करे। अगर ना किया गया तो यकीनन पाकिस्तान एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। आपने ईरान के प्रेसिडेंट को भी देखा कि वो भी पाकिस्तान आए और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की बात की। उन्होंने भी कहा कि गैस पाइपलाइन के अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान को ये करने देगा? अमेरिका की तरफ से तो पहले ही सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर और पाकिस्तान को भी धमकियां दी गई हैं। तो क्या पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे काम कर सकेगा? सबसे बड़ी बात जो लोग कई सवाल करते हैं उनका ये कहना है कि ये ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम का कहा गया है या शुरू करने का कहा गया है, आखिर वो लोग जिन्होंने इस बात को शुरू किया था, यानी जिन्होंने सबसे पहले जो है वो एग्रीमेंट किया था, क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है और इन सैंक्शंस के होते हुए पाकिस्तान कैसे गैस पाइपलाइन पे काम कर सकेगा? तो उनके लिए जवाब ये है कि हमारे यहाँ इतना सोचा नहीं जाता, हम लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते, हमारे ऊपर का फ्लोर अक्सर खाली पाया जाता है। तो इस वजह से हम लोग खुश भी बहुत रहते हैं। आपने देखा होगा कि हैप्पी इंडेक्स में भी हम भारत से ऊपर का है और भारत जो है वो हैप्पी इंडेक्स में भी हमारे पीछे है, इसलिए कि वो टेंशन ही लेते रहते हैं, ये काम करना है वो करना है, हमें सिर्फ पैसा मांगना होता है, तो उसमें कोई खास हमें टेंशन नहीं होती और ना ही हमारी कोई खास एनर्जी खर्च होती है। लेकिन खैर बहरहाल अब पाकिस्तान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, अब आप लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन कम से कम सही ट्रैक पर आया है कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ जो है वो हम बिजनेस कर सकें, दुनिया हमारी इन्वेस्टमेंट करे या हम उनके साथ काम करें। तब ही शायद हम, अगर अगर ये सिलसिला चलता रहा और एकदम से रुक ना गया, दोबारा वही हमने सारे काम शुरू ना कर दिए जो हम पहले करते रहे, कभी हाफिज सईद और कभी कुछ और कभी कुछ, अगर हमने वो सब ना किया और हम सुधर गए, जिसका इम्कान वैसे कम है, कम चांसेस लग रहे हैं मुझे सुधरने के, लेकिन खैर हो भी सकता है, दुनिया में बड़ा कुछ होता है। तो अगर हम सुधर गए तो फिर तो जी मान जाइए कि पाकिस्तान जो है वो अभी ना सही, लेकिन 10 से 15 साल में जो है वो आईएमएफ और इस तरह की चीजों से काफी पीछे हो जाएगा और हो सकता है काफी हद तक हम जो है हमारी इकोनॉमी को भी संभाला लिया जा सके। लेकिन खैर बहुत से लोग नेगेटिव भी बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को कोई खास उम्मीद नहीं है, उनको यही लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये किस्सा जो है ये फिर एक बार वही शुरू होगा जहां से, मतलब वही खत्म होगा जहां से स्टार्ट लिया था। बहरहाल अच्छे की उम्मीद करते हैं और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं तो यही चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान जो है वो बार बार जो हर जगह कटोरा लेके घूमता है और हमें सारी दुनिया से बातें सुननी पड़ती हैं, वो हमें ना सुननी पड़े और हमारी कंट्री भी जो है थोड़ा सा ही सही लेकिन संभल जाए। अभी आपने देखा कि मून मिशन के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो बताया जा रहा है कि जी वो चाइना के साथ गया, वैसे तो हर चीज चाइना की, जमीन चाइना की और हर सामान चाइना का, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, चाहे हम कहना चाहिए कि उनके साथ लिफ्ट लेके चले गए हैं, लेकिन चले गए हैं और इसके ऊपर मुबारकबादियां तो ऐसे चल रही हैं कि चाइना वाले भी हैरान है और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं दी बल्कि हमने चाइना को लिफ्ट दे दी है और हम चाइनीज को जो है वो एहसान किया हमने कि हम उन्हें मून के ऊपर ले जा रहे हैं, जबकि हुआ ये है कि वो हमें ले गए हैं और हमारा कोई खास खर्चा खुर्चा कोई नहीं हुआ। हाँ,
हमने ये है कि हमने शोर इतना मचा दिया है कि अब लोग चाइना को भूल गए और लोग हर जगह बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मून मिशन जो है वो चल पड़ा है और चाइना का कोई नाम ही नहीं ले रहा। चाइना वाले हैरान परेशान और असल में उनकी लैंग्वेज भी हमें समझ में नहीं आती। शायद ये वजह भी हो सकती है, बेचारे अपनी लैंग्वेज में बता रहे होंगे कि ये मिशन हमारा है, ये पाकिस्तानियों का नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हम एक ही ज़बान बोलते हैं तकरीबन, तो हमने उन्हें बता दिया, हमने उन्हें जता दिया कि जी अगर आपने जो है वो चंद्रयान 3 कर लिया है, तो हम भी जी पहुँच गए हैं। ये और बात है कि वहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि शायद वहाँ पहुँचकर भी पाकिस्तानी डीएचए बना रहे होंगे या फिर आपस में हिंदुस्तानियों के साथ लड़ रहे होंगे। वहाँ भी ग़ज़वा-ए हिंद हो रहा होगा और वहाँ भी जो है वहाँ का माहौल भी हम ऐसी-तैसी करके वापस आएँगे। बहरहाल जो भी है, चाहे हम चाइना के साथ गए हों, चाहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम भारत के साथ चले जाएँ, हम भारत के साथ भी टर्म्स ठीक करने की कोशिश करें, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मोदी जी कहें कि ठीक है जी, इन पाकिस्तानियों को भी हम चंद्रयान पे ले जाते हैं। चंद्रयान 4 भी तो करना ही होगा ना, 3 तक तो कर ही लिया है। 4 में मोदी जी आप हमें भी ले जाइएगा साथ, तो फिर अच्छा है, दोनों कंट्रीज़ में आपस में थोड़ा-सा रिलेशन और बेहतर होंगे। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब की। जी हाँ, फैसल करीम कुंडी साहब को जी जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, गवर्नर केपीके लगा दिया गया है। जी हाँ, फैसल करीम खुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर केपीके लग गए हैं। बहुत मुबारक हो फैसल करीम खुंडी साहब। और अब गवर्नर केपीके लगने के बाद यानी कि आप पीपल्स पार्टी के हैं और आपको अब टाकरा होगा आपका पीटीआई से। तो देखते हैं कि आप किस तरह से जो है वो बैलेंस करके चलते हैं। और ऐसे तो ख़ैर हमें उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा ही करेंगे और यकीनन पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है इनको मिलकर काम करना चाहिए किसी भी जगह के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में हो, लेकिन हर पार्टी को साथ में काम करने की आदत होनी चाहिए। ख़ैर देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो मुबारक हो फैसल करीम कुंडी साहब को। बढ़ते हैं आगे, सादिक खान साहब तीसरी मर्तबा यानी थर्ड टाइम जो है मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, सादिक खान साहब जो हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और ये जी सेलेक्ट हो गए हैं थर्ड टर्म के लिए, यानी तीसरी बार इनको जो है वो मेयर लंदन लगा दिया गया है। और उसपे पाकिस्तानी जो उछल-उछल के बावले हो गए और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसी तरह की मुबारकबाद मोदी जी के लिए भी तैयार रखी है, इसलिए कि वो भी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनकर आने वाले हैं और थर्ड टर्म यकीनन मोदी जी के लिए भी बहुत यादगार होगा और पाकिस्तानियों के लिए खैर हो गई, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा कर सके, 5 साल निकाल सके और उसके बाद 3 बार लगातार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। लेकिन खैर मोदी जी को इस वक़्त टफ टाइम दिया जा रहा है और हम टीवी चैनल्स भी देखते हैं, वहाँ पर भी और सोशल मीडिया पर भी कहा यही जा रहा है कि थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। लेकिन खैर मज़ा तो तभी आता है और चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हो, जब कंपटीशन होता है और लोग टफ टाइम देते हैं और आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं और आप और मेहनत करते हैं, मेरा ख्याल है कि काम करने का मजा भी तभी होता है। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आज तो खैर मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब का जो डेलीगेशन है वो आज पहुंच जाएगा, मेरे ख्याल है पहुंच चुका है और बहुत जल्द हम इसकी मजीद डिटेल्स भी आपको आज के दिन में ही बता देंगे। बात करेंगे एक बार फिर मरियम नवाज की। जी हाँ, उन्होंने जो है वो कोरिया के एम्बेसडर से मुलाकात की है। जी हाँ, मरियम नवाज ने जो है वो कोरियन एम्बेसडर से मुलाकात की है और यकीनन दोनों कंट्रीज के बारे में बात की गई होगी। और हम तो आजकल हर एक से कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हो सकता है कि मरियम नवाज ने इनसे भी कुछ इसी किस्म की बात की हो कि जी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दें, इसलिए कि आजकल हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सभी का मूड जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, गवर्नर केपीके ने जो है जी हलफ उठा लिया है, यानी कि ओथ उठा लिया है और अब देखते हैं कि वो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके हैं उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे रहते हैं, इसलिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चीफ मिनिस्टर केपीके जो हैं वो पीटीआई के हैं और ये वही है जी जिनके ऊपर वो शहद की बोतल वाले जिनके ऊपर केस वेस चला करते हैं और उसके बाद वो धमकियां देते हैं कि जी हम तो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो अब वो इस्लामाबाद आएँगे या नहीं आएँगे वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि अब पीपल्स पार्टी भी केपीके का हिस्सा है, तो यकीनन अब उनके लिए काम करना जो है थोड़ा-सा टफ होगा।
किसानों से तकरीबन जनाब 18 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि किसान क्योंकि बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने भारत के किसानों का प्रोटेस्ट तो बहुत दिखाया टीवी पे, लेकिन पाकिस्तान के किसानों का प्रोटेस्ट दिखाने में हम लोग काफ़ी छुपते रहे और हमने नहीं बताया और अब खैर बहरहाल वो खबर बाहर निकल ही आई और हर तरफ सोशल मीडिया पे इसका ज़िक्र हो रहा है और अब गवर्नमेंट ने तंग आकर ये फैसला किया है कि तकरीबन 18 लाख टन गंदम जो है वो किसानों से खरीदी जाएगी। बात करेंगे हम एक बार फिर एमल वली खान साहब की, उन्हें एएनपी के सदर के तौर पे मुंतखब कर लिया गया है। जी हाँ, और अब ये एएनपी के सदर होंगे। खैर बड़ी सीरियस बातें हो गई, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मजाक भी हो जाना चाहिए और मजाक के तौर पे अगर मैं स्टार्ट लूं तो जी वो होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है मेहनत करेंगे हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। जी हाँ, ये कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, यानी कि उनका मतलब ये है कि हम मेहनत करेंगे और हम काम करेंगे और हम इकोनॉमी में हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के पिताजी को बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस किस्म की बड़के लगाने की क्या जरूरत है शहबाज शरीफ साहब। अगर आप काम करते हैं ना तो फिर वो दुनिया देखती है, बातें वही करते हैं जो हमारे यहाँ कहा जाता था, मेरी मदर कहती थी कि जी खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कई लोग होते हैं जो खाली बर्तन होते हैं और वो बस शोर मचाते रहते हैं। वो या तो ये बड़के लगाते रहते हैं कि हम हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो सर जब आप पीछे छोड़ देंगे तो दुनिया देख लेगी, अभी से अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और आप जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से लोग हमने सोशल मीडिया पर भी देखे जो हर वक्त दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। वो आपको सोशल मीडिया ट्विटर, फेसबुक पे भी मिल जाएँगे, वो लोग आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएँगे, जो जिनके पास कोई न्यूज़ नहीं होती, वो असल में किसी न्यूज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। वो सिर्फ़ किसी न किसी को पर्सनली अटैक करने के लिए, पर्सनल अटैक्स के लिए वीडियो बनाते हैं और दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि जी, ये तो इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली लोग हैं, इन्हें कुछ आता-जाता नहीं है। लेकिन असल में वो ऐसा करके अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे होते हैं, दूसरे को नहीं। तो यही बात शहबाज़ शरीफ साहब आपकी भी है कि आप जो भारत को धमकियाँ लगा रहे हैं या भारत के आगे अकड़-अकड़ के चौधराहट दिखा रहे हैं, तो असल में आप अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो बस काम करे और जो मतलब सही रास्ता है आप उससे भारत से भी सीख सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत हमसे इकोनॉमी में कहीं आगे है। तो अगर आप भारत से और बांग्लादेश से और कई दूसरी कंट्रीज़ से सीख कर आगे बढ़े, तो डेफ़िनेटली हम किसी भी कंट्री को पीछे छोड़ देंगे, अगर हमने काम किया। लेकिन अगर हमने सिर्फ बातें की, हमने सिर्फ तड़ियाँ लगाई, हमने सिर्फ एक्शन दिखाया कि जी हम तो जी बहुत बड़े लोग हैं, तो फिर यकीनन हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और इसके लिए आपको कहाँ-कहाँ पे काम करना है आप तो जानते ही हैं। आपको ना सिर्फ टैक्स लगाने की जो बात कर रहे हैं आप, सिविलियंस पे आपने बहुत टैक्स लगाए हैं और बहुत टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आप ये बताइए कि इसमें क्या ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं? क्या इसमें हमारी फ़ौज के लोग शामिल हैं? क्या एजेंसी के लोग हैं इसके अंदर? क्या इसमें पॉलिटिशियंस बड़े-बड़े जो बिज़नेस कमिटी के लोग हैं, क्या उनसे आप टैक्स ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे फ़ौजी फ़ाउंडेशन और इस तरह के दूसरे जो फ़ौजी इदारे हैं, जहाँ पे हमारी फ़ौज बैठी है और खा रही है, मतलब मैं जो बिज़नेसेस उनके चल रहे हैं, उसकी बात कर रही हूँ। आम आम सिपाही की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़े-बड़े जनरल्स हमारे जो फिरते हैं ना वो जो लेकर यहाँ पे आपको पता है स्टार स्टार लगा के, वैसे तो मैंने कहीं के आर्मी चीफ को देखा नहीं कि वो सोटी लेके घूमता हो, लेकिन हमारा आर्मी चीफ जो है वो सोटी लेके भी घूमते हैं। ये खैर मुझे एक साहब ने कहा तो मैंने कहा वाक़ई में मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि दुनिया में कहीं पे कोई आर्मी चीफ जो है वो सोटी लेके नहीं वो छड़ी लेके नहीं घूमता, लेकिन हमारे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारे ड्रेस का हिस्सा होगा तो ले लेते होंगे, कोई इसमें माइंड मत कर जाइएगा, आप लोग भी ना एकदम ही बुरा मना जाते हैं। लेकिन हाँ, टैक्स इनसे लेना चाहिए। ये जितने भी फौजी जनरल्स हैं जिनके बड़े-बड़े बिज़नेस चल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद बैठे हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते रहे पहले और अब जो है वो अपनी पेंशन्स बड़ी-बड़ी उठा रहे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं किसी सिविलियन इदारे में लग जाते हैं और लाखों की तनख्वाह वहाँ से लेने लगते हैं। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत ढकी-छुपी बात थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे लोगों ने सब कुछ बोलना शुरू कर दिया है, तो ये भी थोड़े ढीठ हो गए हैं। अब ये खुल्लम-खुल्ला सारे कार्रवाइयाँ करते हैं, हर फौजी जो है रिटायरमेंट के बाद, यानी बड़े फौजी की बात कर रही हूँ, बड्डे वाले। हाँ जी, वो रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी सिविलियन इदारे में लग जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर देते हैं और सिविलियंस बेचारे जो हैं,
वो सर पकड़ के बैठे रहते हैं, इसलिए कि अगर उन्होंने कुछ थोड़ी-सी भी चूक की तो आपको पता है फिर चाँ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो लेकिन बात सारी ये कि शहबाज़ शरीफ साहब, कहा तो ये जाता है कि जी फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, लेकिन पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट फ़ौज के अंडर है और हर वो काम किया जाता है जो फ़ौज कह देती है। तो अगर आप हिम्मत करें और वाक़ई में आपको लगता है अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे तो हमें पता है कि आपको मालूम है आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। तो आप ज़रा फ़ौज के जितने बिज़नेसेस चल रहे हैं, फ़ौज के जितने ये सारे काम हो रहे हैं ना, आप जानते हैं ना गोल-गपाटा जो चल रहा है, ये जलेबियाँ जो ये लोग बना रहे हैं बैठ के, इनके ऊपर टैक्स लगाइए, इनसे पैसा लीजिए, इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेज़ हैं उसमें इनको अरेस्ट कीजिए, इनसे पैसा निकलवाइए। ये जो मतलब हम यहाँ पर जिसे कहते हैं ना सुबह से रात तक बैठकर 2 वक़्त की रोटी लोग कमाना मुश्किल हो गया है और ये आइलैंड खरीद के बैठे हुए हैं। तो इनसे ज़रा पूछिए कि भैया ये आइलैंड तुमने कहाँ से खरीदा है और उसके साथ-साथ ये कॉर्नर का प्लॉट तुमने कहाँ से लिया है? ये लंदन का फ्लैट, ये टोरंटो और कनाडा में प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी, ये तुम्हारी यूएई में तुम्हारे बिज़नेसेस और प्रॉपर्टीज़ ये सब कहाँ से आया है? ज़रा-सा ये पूछ लीजिए और पूछने के बाद पब्लिक को बताइए, इस सब चीज़ों को पब्लिक कीजिए और इसमें लोगों को पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ़ पॉलिटिशियंस की गर्दन तो बड़ी पतली होती है, इमरान खान को पकड़ा जेल में डाल दिया, नवाज़ शरीफ को कहा जेल में चले गए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह से कई बार जेल में डाला, आसिफ़ अली ज़रदारी भी जेल जा चुके हैं। लेकिन क्या आसिम सलीम बाजवा जेल गए? क्या उनसे पहले जितने हमारे रहे जो दूसरे बाजवा साहब थे, कमर जावेद बाजवा साहब, ये फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद और इस तरह के कई नाम जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके अभी तक, जो डिक्टेटर्स रहे, जो बाकी फौजी जो आजकल सब में धांधली करते हैं, जो अभी हर एक के बाप बने होते हैं, इनमें से किसी को क्या जेल भेजा गया है या जेल जाने के लिए सिर्फ़ सिविलियंस ही रह गए? मार खाने के लिए सिर्फ़ सिविलियंस ही रह गए? इसका मतलब है लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये वो कंट्री है। वैसे तो हर दुनिया में वो कंट्री जो होती है उसके पास फ़ौज होती है, लेकिन ये वो कंट्री है जिसकी फ़ौज के पास जो है वो कंट्री है। अगर ये आप समझते हैं कि लोग गलत कह रहे हैं, तो फिर साबित कीजिए जी। अगर आम लोगों के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, लोग जेल जा सकते हैं, लोग सज़ा भुगत सकते हैं, उनको ऊपर करप्शन के और दूसरे चार्जेस लग सकते हैं, तो फिर ये भाई लोग के ऊपर क्यों नहीं लग सकते? इनके ऊपर भी लगाइए, इसलिए कि ये भी तो इसी कंट्री के सिटीज़न है ना, या ये किसी और कंट्री के, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये अपना काम छोड़ के, जो उनका सिक्योरिटी का काम है, वो छोड़ के सारी दुनिया के बाकी सारे काम ये कर रहे हैं। हर चीज़ में इनकी जो है ना टाँग अड़ा के बैठे हुए हैं ये, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कुछ हो, मुल्क में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन-सी गवर्नमेंट आएगी, कौन-सी बैठेगी, कौन-सी गिरेगी, सब कुछ यही डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर क्या, इनको कौन चेक करेगा? ये बात तो सोचने वाली है और अभी तक तो ख़ैर कोई ऐसा माई का लाल आया नहीं जिसने उठकर इनके ऊपर जो है कोई चार्जेस लगा दिए हों और अभी तो आप वैसे भी जानते हैं कि वो उर्स आ रहा है 9th मई का, पता है ना आप लोगों को। ख़ैर उसपे तो ख़ैर हम उसी दिन बात करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़ा कुछ अच्छा हो गया था, वो सही नहीं हुआ था। इस तरह से किसी के यहाँ से चेरीज़ और मोर और मटन-वटन उठा के नहीं ले जाना चाहिए, पता नहीं कितनी मेहनत से उन बेचारों ने पकाया होगा। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो पकाया सो पकाया, लेकिन जो कंट्री को पका रहे हैं और उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और जितने बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इसमें उसमें उनका हाथ नहीं है या वो उसमें हिस्सेदार नहीं है, वो भी हिस्सेदार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने पहुँचाया है, हम उनको अपना मुहाफ़िज़ समझते थे। ये बात तो दुनिया को समझ में आ गई है। ख़ैर बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।